नमस्कार जनता, मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। हरिद्वार स्थित आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज का शताब्दी समारोह अगले साल बृहद स्तर पर मनाया जाएगा। बता दें, कार्यक्रम के लिए हुए भूमि पूजन में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शिरकत करने पहुंचे। वहीं हरिद्वार के बैरागी कैंप में शांति कुंज की ओर से शताब्दी नगर बनाया गया है। इसी कड़ी में राज्यपाल के अलावा शांति कुंज प्रमुख, अन्य साधु संत और शांति कुंज के हजारों साधक जुटे। जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय शताब्दी समारोह में देश और विदेश से हजारों की संख्या में साधक कार्यक्रम में शामिल होंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के वसुधा वंदन समारोह किया है और अगले 50 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। ये सचमुच एक अद्भुत क्षण है कि पूजनीय माता जी की जन्म शती है और जो अखंड ज्योति है उनके भी शताब्दी हो गई है। और आज हम सब ने इकट्ठा होकर संकल्प लिया है, निश्चय लिया है, रिजॉल्व लिया है कि पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, विश्व की सेवा कल्याण के लिए हमको क्या करना चाहिए। एकमात्र संकल्प को लेकर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की चेतना को लेकर जो अनेकों देशों में व्यापक विस्तार है, उसकी इतिहास में, उसकी यात्रा में अगला जो वर्ष है एक बड़े महत्वपूर्ण पायदान को लेकर के आ रहा है। वंदनीय माता जी के अवतरण 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्रज्वलन की 100 वर्ष और गुरुदेव की तप साधना की 100 वर्ष, और उसके चरण में जो बड़ा ऐतिहासिक अलौकिक कार्यक्रम 20 से 23 जनवरी के मध्य में संपन्न होने जा रहा है, उसका आज वसुधा वंदन का कार्यक्रम यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी, जगत गुरु राजराजेश्वर आश्रम जी और अनेकों गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसमें हजारों गायत्री परिवार के उन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया जिनने पिछले 2 हफ्तों के अंदर ही इस भूमि को उस स्थान में बदल दिया जिसके विषय में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल के बीते दिनों धराली पर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक गर्मा गई है। इसी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्नल कोठियाल की ओर से केदारनाथ में किए गए कामों से प्रभावित है। वह उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जिस तरह एक सेमिनार में उन्होंने पहले धराली में 147 लोगों के दबे होने की बात कही और उनकी इस बात से जब बीजेपी असहज होती हुई नजर आई तो उनसे एक स्क्रिप्टेड बयान दिलवा दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कर्नल अजय कोठियाल, उनको हम राजनीति से ऊपर और राजनीति से अलग मान करके, जो उनकी निष्ठा, जो उनका केदारनाथ आपदा के बाद केदारनाथ के पुनर्निर्माण में जब कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में भी और राज्य में भी जब कांग्रेस की सरकार थी और उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी केदारनाथ के पुनर्निर्माण की दी थी, और जिस निष्ठा के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने केदारनाथ जी में काम किया, हम उनको उसी स्वरूप में देखते हैं। और जो वीडियो एक वायरल हुआ, उसको कांग्रेस ने तो वायरल किया नहीं, उसको जिसने भी वायरल किया, सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में जो उनका वक्तव्य है, हमने उसी स्पिरिट में, उनकी उसी छवि को देखते हुए जो केदारनाथ जी में पुनर्निर्माण के कामों में उन्होंने अपना योगदान दिया था, हमने उसी परिप्रेक्ष्य में उनके उस बयान को बड़ी गंभीरता से लिया। अब ये तो कर्नल अजय कोठियाल पे है कि वो अपने उस बयान का खंडन करें। उन्होंने जो अब कल बयान दिया है, उन्होंने अपने वक्तव्य को खंडित तो किया नहीं, और उस वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 147 लोग दबे हुए हैं आज भी मलबे में। उन्होंने उस अपने वक्तव्य में कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, 5 अगस्त से लेकर के अब तक धराली में कुछ भी नहीं हुआ, हमने नहीं कहा और ना हमने वायरल किया। ये तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनका ये वक्तव्य है। तो एक पहला जो बर्डन है वो उनके ऊपर है कि वो अपने दिए हुए बयान को खंडित करें। पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने एक बार फिर सियासी हलचल तेज कर दी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नेताओं के सारे कच्चे चिट्ठे मेरे पास हैं।
वहीं उनका यह बयान उत्तराखंड की राजनीति में नई गर्माहट ले आया है, जिसके बाद हरक सिंह रावत की ओर से बीजेपी के तमाम नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की जा रही है। वहीं रावत के बयान के बाद लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत डिप्रेशन में है और उनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेश के जिलों में विकास कार्यों के लिए करीब 272 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी गई है। बता दें, तमाम योजनाओं के साथ साथ इसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने इस विषय पर प्रशंसा करते हुए कहा कि कर्मचारी किसी भी देश या राज्य की रीढ़ का कार्य करते हैं, जिसको लेकर लंबे समय से कर्मचारियों की महंगाई भत्ते वृद्धि की मांग थी और मुख्यमंत्री धामी ने भी कर्मचारियों का मान रखते हुए वित्तीय मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारी खुश हैं और यह एक सुखद पहलू भी नजर आ रहा है। कर्मचारी किसी भी राज्य की और देश की रीढ़ की तरह काम करते हैं और ये कर्मचारियों की बहुत समय से मांग थी और समय समय पर राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी भी होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बढ़ोतरी को स्वीकार कर निश्चित तौर पर उनके सम्मान की दृष्टि से एक अच्छा निर्णय लिया है और जिसका सभी कर्मचारी वर्ग और सभी कर्मचारी संघ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो एक अच्छा सुखद पहलू है और भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री इसी तरह से समय समय पर पैरवी करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड के बॉर्डर स्थित वाइब्रेंट विलेज को फिर से आबाद करने की बड़ी पहल सामने आई है। भारत सरकार वाइब्रेंट विलेज 2.0 के तहत नेपाल से सटे 40 गांवों का डिजिटल पुनरुद्धार करेगी। इसी को लेकर नोडल अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया, गांवों में आजीविका, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और पर्यटन जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। वहीं प्रत्येक गांव के लिए अलग अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसमें पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिले भी शामिल हैं। वीवीपी 1 में जो हमारे 51 विलेजेस थे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद के, लगभग हमने 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजे थे, जिसमें लगभग 200 के करीब हमारे स्वीकृत हुए थे। जिसमें कन्वर्जेंस की योजनाएं भी थी, स्टैंड अलोन वीवीपी 1 की योजनाएं भी थी। उसमें हमारे लाइवलीहुड से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी थे और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट भी थे और पिथौरागढ़ में PMGSY की 5 सड़कें भी थी जो कि हमारी स्वीकृत हुई थी, जिसमें एक सड़क BRO ने टेक ओवर करी है, 4 सड़कें PMGSY उस पर काम कर रही है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग की तरफ से भी कुछ तीनों ही डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कंसेप्ट पर भेजे गए थे। जैसे अगर हम गुंजी की बात करते हैं, गुंजी में शिवोधाम का प्रोजेक्ट भेजा गया था भारत सरकार को, नीति माणा का मास्टर प्लान के तहत भेजा गया था और जादूंग और हरसिल का अलग से पर्यटन के कुछ प्रोजेक्ट भेजे गए थे। तो उन पर भी भारत सरकार ने विचार किया है, कुछ में सैंक्शन भी दी है। और अभी भी भारत सरकार की जब लास्ट VC में भी बताया गया था कि अभी भी स्टेट वीवीपी 1 के प्रोजेक्ट भेज सकता है, जल्दी से जल्दी SLAC करा दे। भारत सरकार में भी 15 दिसंबर के आसपास उसकी मीटिंग होनी है, जिसमें प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल जाएगी। भारत सरकार का कंसेप्ट है कि पर ब्लॉक पर लाइवलीहुड का एक अच्छा प्रोजेक्ट जरूर आ जाए और साथ ही इसमें जो 10 मेन इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान दिया गया है, जिसमें 4 कनेक्टिविटी की बात की गई है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, टेलीविज़न कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी और हमारी बिजली की कनेक्टिविटी। ये हमें सैचुरेट करना है सारे के सारे ब्लॉक में। उत्तराखंड में मानसून की बेरुखी फिलहाल बरकरार है। यह सूखी ठंड प्रदेशवासियों को राहत देते हुए दिखाई नहीं दे रही। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक हिल एरिया में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि मैदानी मूल के इलाकों में बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही। इसी को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक चंदर सिंह तोमर ने बताया कि 4 दिसंबर से उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसमें उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले शामिल हैं। देखिए, अभी जो अभी पोस्ट मानसून सीजन था हमारा, अक्टूबर नवंबर का महीना जो होता है, उसमें हमारा लगभग नॉर्मल के आसपास ही जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, बहुत काफ़ी कम बारिश होता है। जो नॉर्मली है वो 38 मिलीमीटर के आसपास है और 42 मिलीमीटर हमको बारिश रिपोर्ट हुआ है प्रदेश में। तो ये नॉर्मल के आसपास है और ये बहुत कम अमाउंट है, इसलिए और स्पेशली जो है ये जो रिपोर्ट होता है ये भी ज़्यादातर हायर रीचेस में होता है।
तो इसलिए आपको प्लेन वाले एरिया है, लो हाइट वाले एरिया, स्पेशली 2 किलोमीटर है उसके नीचे वाले एरिया, वहाँ पे ये पता ही नहीं लगा है कि ये रिपोर्ट भी हुआ है और ये ऐसा, इसलिए ड्राई लग रहा है। हायर रीचेज में ये बीच बीच में जो ये सिस्टम आए हैं उसने कुछ कुछ बारिश दी है, कहीं कहीं लाइट स्नोफॉल भी हुआ है। अभी जो सिचुएशन बन रही है, अभी इस समय WD ऑलरेडी परसिस्ट कर रहे हैं। जे हिमाचल प्रदेश में तो इफेक्ट है उसका, लेकिन अभी उत्तराखंड में हमारे यहाँ पे इफेक्ट है नहीं इसका। देश भर के लोको पायलट 48 घंटे का उपवास कर रहे हैं, जिसमें देहरादून के 70 लोको पायलट भी शामिल हैं। इसी को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष सकराम मीणा ने बताया कि किलोमीटर भत्ता संशोधन, नियमित भर्ती, स्टाफ की कमी दूर करने और लोकोमोटिव में शौचालय की व्यवस्था जैसी मांगों को लेकर यह शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है। बता दें, इस उपवास के बावजूद ट्रेन संचालन सामान्य रहेगा और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। भी हम प्रदर्शन करते हैं तो कुछ आश्वासन दे दिया जाता है कि महीने 1.5 महीने के बाद में आपको जो आपके भत्ते हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, बाकी उसके बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। कितनी मांगे हैं, क्या क्या मांगे बता दें। मुख्यतः हमारी मांग जो उपवास से रिलेटेड है वो ये है कि हमारे भत्तों में 25% बढ़ोतरी की जाए, जैसे कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में की गई है। साथ ही जो हमें माइलेज भत्ता जो मिलता है उसमें हमारी मांग है कि जो उसका 70% हिस्सा है वो टैक्स मुक्त हो, क्योंकि हम ट्रेवल करते हैं बाहर, वो उसके एवज में दिया जाता है, उसके खर्चे के लिए दिया जाता है। तो जो जैसे हम गाड़ी संचालन के लिए जाते हैं तो जो पैसा खर्च होता है उसी के एवज में हमें वो भत्ता मिलता है, तो उस पर हमें टैक्स जैसे और कर्मचारी नहीं देते हैं। जैसे उनको टीए मिलता है तो वो 100% टैक्स फ्री रहता है। तो हमारी भी मांग है कि हमारे भत्ते को कम ज्यादा नहीं तो 70% ही समस्याएं हैं। अगर आप ये कहें तो ना तो रेस्ट समय पर मिल पाता है, दूसरा छुट्टी भी समय पर नहीं मिल पाती है, वैकेंसी फिलअप हो नहीं रही है, लगातार रिटायरमेंट हो रहे हैं, लेकिन जो नई वैकेंसी है वो भरनी चाहिए वो भर नहीं रही है। दूसरा, सभी विभागों में जो है कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारे विभाग में इतनी बाउंडेशन लगाई जा रही है कि बायोमेट्रिक केवल हमारे विभाग में हो रहा है, ठीक है, और एम्बुश चेकिंग होता है कि हमने कहीं शराब का सेवन तो नहीं किया है। ड्यूटी से पर जाने से पहले और ड्यूटी से आने के बाद दोनों में जो है ब्रीथलाइजर टेस्ट होता है। एम्बुश चेक बीच में भी कहीं पर भी वो हमारा चेकिंग कर सकते हैं। दूसरा, कैमरे लगा दिए गए हैं केबिन में, हमारी प्राइवेसी को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हम भारत में कांग्रेस का संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान तेजी पकड़ रहा है। इसी क्रम में देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें गणेश गोदियाल, हरीश रावत, करण माहरा, हरक सिंह रावत और कई केंद्रीय नेता मौजूद रहे। बता दें, अप्रैल 2025 से सक्रिय यह अभियान संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक न्याय और बीजेपी सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोपों पर केंद्रित है, जो दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा। एक्चुअली आज संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, इस मुद्दे पर हम लोगों ने यहाँ चर्चा रखी है उत्तराखंड के एससी डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये केवल ऐसे ही नहीं है कि संविधान देश में खतरे में, बल्कि संविधान वास्तव में खतरे में है। चूंकि जब संविधान सभा को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सौंपा और संविधान सभा के अंदर चर्चा शुरू हुई, तो 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 3 चिंताएं जाहिर की थी, और वो जो 3 चिंताएं थी आज सच साबित हुई। वो चिंता क्या थी? पहली चिंता कि जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से भी ऊपर मान लेंगे, उस दिन भारत अपनी आज़ादी खो देगा। दूसरी उन्होंने चिंता जाहिर की थी, जिस दिन भारत के लोग अंधभक्ति में किसी नेता की भक्ति में लीन हो जाएंगे और वो नेता उन्हीं के अधिकार छीनना शुरू कर दे और संविधान के खिलाफ आचरण करके संविधान के खिलाफ कानून बनाना शुरू कर दे, आपके ही अधिकारों का हनन करने लगे, उस दिन भारत के लोग उसके बाद भी अगर कानून के खिलाफ काम करने के बाद भी उस नेता के प्रति अंधभक्त रहेंगे, उसकी भक्ति में लीन रहेंगे, उसका गलत आचरण का भी विरोध अगर नहीं करेंगे, संविधान के खिलाफ काम करने का भी अगर विरोध नहीं करेंगे, उस दिन भारत के लोग संविधान में दिए गए अपने अधिकारों को खो देंगे। लक्सर क्षेत्र में गन्ने से लदे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों का आतंक लगातार जारी है, जिसके बाद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इन वाहनों से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं।
और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन बिना नंबर प्लेट और बिना परमिट वाहन खुलेआम सड़कों पर दौड़ रहे हैं। और मीडिया के सवाल पर लक्सर उप जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की बात भी कही है। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने केदारपुरम स्थित कई स्कूलों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की है। इसी के चलते ठंड बढ़ने के मद्देनजर उन्होंने बच्चों और महिलाओं को स्वेटर, टोपी और गर्म कपड़े प्रदान किए और मिठाई भी बांटी। वहीं इस दौरान डीएम ने सुरक्षित माहौल, नियमित मॉनिटरिंग, स्वास्थ्य जांच, ऑयल हीटर लगाने और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। होलसम मील्स और जो एक बैलेंस डाइट होती है जिसमें फ्रूट्स और हमारे वेजिटेबल्स और मिल्क और बाकी हमारे जो नट्स हैं और एसेंशियल जो ग्रेन्स हैं वो सब बच्चों को और हमारे बालिकाओं को और महिलाओं को समय दिए जाएं और एज पर रिकॉर्ड्स और निरीक्षण और जो हमारे लाभार्थी हैं उनसे ज्ञात हुआ है तो उनको दिया जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे सुपरवाइज़र के रूप में डीपीओ हैं महिला कल्याण, शी इज ऑल्सो कमिटेड टू द कॉज और वो भी समय से निरीक्षण करती हैं। यहाँ पर और कुछ इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता है जो आज नोट डाउन करवा दिया है और उसको भी टेकअप कर लिया जाएगा। और वी वांट कि ये हमारी प्रायोरिटी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, प्राइम इम्पोर्टेंस की इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, जिसमें जो हमारे कह सकते हैं कि यकीनी कारणों से मुख्य धारा से अगर डिस्कनेक्ट हो गए हैं या सामान्य वर्ग से पीछे छूट गए तो इनको हमें एज फास्ट एज पॉसिबल उसी पेज से इनको आगे बढ़ाना है। और इसमें चाहे कितने भी इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज या हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे वो हमको यहाँ पर स्पेंड करना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके चलते सज्जनपुर पीली क्षेत्र में हेक्टेयर सरकारी भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। इसी को लेकर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने जेसीबी से अतिक्रमण हटाते हुए स्थल को साफ करा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी और आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा। सज्जनपुर पीली गांव में लगभग 20 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको चिन्हित करते हुए कल प्रशासन द्वारा हटाया गया और जो भी वहां पे अतिक्रमण कर रहे थे उनको आगाह किया गया है कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई न करें। उत्तरकाशी के भतवाड़ी क्षेत्र स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मनीरी शिक्षा गुणवत्ता का नया मानक स्थापित कर रहा है। बता दें 2016 में आदर्श विद्यालय बने स्कूल में 14 से बढ़कर अब 151 छात्र शिक्षित हो रहे हैं। वहीं स्मार्ट क्लास, अबैकस, एक्स्ट्रा क्लास और ऑनलाइन पढ़ाई जैसी सुविधाओं से अब तक 41 बच्चों का चयन सैनिक स्कूल समेत प्रतिष्ठित संस्थानों में हुआ है। यह स्कूल आज प्रदेश में प्रेरणादायक मॉडल बन चुका है। हल्द्वानी में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए प्रशासन ने NH 109 से 16 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद एडीबी के माध्यम से परियोजना आगे बढ़ रही है, जिसके चलते सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर रखी गई है और प्रशासन ने अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया है। जो 9 चयनित चौराहे थे उस पे काम चल रहा है। 4 पूरी तरीके से 4 पे काम चल चुका है, बाकी पे काम चलेगा। साथ ही जो हमारी 3 पानी से लेकर नरीमन तक की रोड है उसका जो एक फिक्स किया गया है कि इस चौड़ाई का दोनों तरफ होना चाहिए, उसमें ज़्यादातर लोगों ने जो अतिक्रमण था उसको हटा लिया है। कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनके मामले जो है माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हमसे संपर्क कर रहे हैं कि साहब जो है यदि हमें कोई रास्ता मिलता है तो हम न्यायिक प्रक्रिया से बाहर आना चाहते हैं और हम खुद जो है इसको हटाने के लिए सहमत हैं। ऐसे लोगों के साथ वार्ता की जा रही है कि अपना कोई प्रस्ताव लेके आए, उनको जो समझ में आ रहा है उसमें अगर संभावना है नगर निगम के पास और प्रशासन के पास तो निश्चित रूप से उनके साथ सहयोग किया गया है।
देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान हवाई अड्डे के 10 किलोमीटर संचालन क्षेत्र में पक्षियों और वन्य जीवों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए एहतियाती तौर पर सुरक्षा के सभी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रभावितों को तुरंत मुआवजा वितरण करें। देखिए, अभी हाल ही में प्लेन्स को बर्ड हिट्स की घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें एक में नोज़ डैमेज हुआ था प्लेन का और एक में रोटर ब्लेड्स डैमेज हुए हैं। और ये न सिर्फ हमारे जो एसेट्स हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी आर्थिक क्षति का मामला है, बल्कि जो पैसेंजर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, उनके लाइफ सेफ्टी का मैटर भी है। तो इसमें जो हमारे मानक हैं डबल AI के और एयरपोर्ट संचालन SOPs हैं, उसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे वल्नरेबल सोर्सेज हैं, जहाँ पे हमारे ये एवियन स्पीशीज़ आती हैं, कहीं पर कूड़ा डंप होगा, सॉलिड वेस्ट प्लांट होगा या स्टोरेज फैसिलिटी होगी, वहाँ पे इनका आवागमन ज़्यादा रहेगा ही। साथ ही ऑल अराउंड द एयरपोर्ट रिजर्व फॉरेस्ट भी है, छोटी नदियाँ भी हैं। तो जहाँ पे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं एटलीस्ट मैन मेड सोर्सेज को, तो उसको प्रयास किया जा रहा है। जब तक हमें अल्टरनेटिव लैंड नहीं मिलती, तब तक जो उसका रेट ऑफ डिस्पोजल है उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है नगर पालिका डोईवाला के लिए कि वो एक ट्रॉमल मशीन अतिरिक्त लेंगे और एक पोकलैंड मशीन लेंगे, जिससे जो उनका एक्यूमुलेशन है वेस्ट का, वो मिनिमाइज हो सके, जो डिस्पोजल है उसका रेट फास्टर हो सके। तो वो विद इन 2 मंथ्स उनके दोनों मशीनरी आ जाएंगी और जिससे जो हमारा एक्यूमुलेशन हो रहा है वो रिड्यूस होगा। और साथ ही जो उनका डंपिंग यार्ड है वो उसको शेड से वो पूरा कवर करेंगे, जिससे जो विजिबिलिटी है, साइट है एवियन क्रिएचर्स की, वो कम हो सके। उत्तरकाशी मार्ग पर भीषण सड़क हादसे के दौरान एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान वाहन में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 घायलों को पुलिस ने रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिल्लानी सौड़ भेज दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। फिलहाल सभी घायलों का उपचार जारी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।